welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain fifth poem of your book Beehive, A Legend of the Northland, which is composed by Phoebe Cary, a beautiful poetess. So children, this poem, A Legend of the Northland, is the form of a ballad. Do you know what a ballad is? A ballad is a short story composed in the form of poem. ये जो ballad होती है, ये short stories होती है जो कि poem के form में होती है. It is narrative, dramatic and simple. तो ये जो आपकी poem है, A Legend of the Northland. तो पहले हम देख लें कि इसका जो heading दिया गया है, title दिया गया, उसका meaning क्या है? What do you mean by a legend? A legend is a sort of story which passes from one generation to other. ये ऐसी कहानियां होती है जो आपने अपनी दादी से सुनी, आपकी दादी ने अपनी दादी से सुनी, है ना? ये जनरेशन टू जनरेशन पास करती है और इसका कोई हिस्टोरिक प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन इसमें एक मॉरल लेसन होता है. और ये कहानियां जो हमें सुनाई जाती है उसका उद्देश्य होता है कि हमें एक मॉरल लेसन मिले, एक जीवन की सीख मिले. सबसे बड़ा उद्देश्य इन कहानियों का यही होता है. जैसे हम सोते हैं तो हमारी दादी नानी हमें कहानी सुनाती है कभी कि ऐसा हुआ था, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है. ये एक सीख होती है इन कहानियों में. यही हमारा है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. अब नॉर्थलैंड से मतलब यहाँ कंट्रीज नहीं है, नॉर्थ पोल के समीप की जगह है कोई, जिसे कि नॉर्थलैंड का नाम दिया गया है. सो दिस पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ पोएम which consists of 16 स्टैंजा. देखिए एक्चुअली जो बैलेड होती है वो उसमें हर एक स्टैंजा 4 लाइन्स का होता है, जिसे हम क्वार्टर कहते हैं. अ बैलेड कंसिस्ट्स ऑफ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स नोन एज क्वार्टर. सो चिल्ड्रन, ये जो है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये 16 स्टैंजास के पोएम है, लेकिन डरना नहीं है, केवल ये लंबी पोएम है और बहुत मजेदार है. क्यों? क्योंकि तो कहानी है सेंट पीटर की और एक ग्रेडी लेडी की. तो कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है ना. तो आज मैं आप लोगों को एक मजेदार कहानी सुनाऊंगी कि ये जो लेडी है इसका अपने लालच के कारण क्या परिणाम हुआ. क्योंकि ये जो लेडी थी, जब ये अपने कोई चीज लेती थी जिसे कम देखती थी, और दूसरे को देने में वही चीज से बहुत अधिक दिखती थी, तो इसके उस लालच का क्या परिणाम हुआ, उसे क्या सजा मिली, वही हम इस पोएम में जानेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये जो कहानी है सेंट पीटर और ग्रेडी लेडी की आपको कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा. हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे. तो आइए अब हम जानते हैं इस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जिन्होंने इतनी मजेदार पोएम जो है सो लिखी है. स्टूडेंट्स, अब हम जो इस हमारा पोएम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के रेस्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे. तो आपको मैंने बताया कि एक बैलेड है और बैलेड में, पूरे बैलेड में जितने स्टैंजाज होते हैं सब में एक ही राइमिंग स्कीम फॉलो होती है. तो इसमें हमारी राइमिंग स्कीम हुई है ABCB, यानी कि यही राइमिंग स्कीम आपको पूरे पोएम में मिलेगी. तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट स्टैंजास को देखते हैं. सो स्टैंजा 9. Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. अब उसने क्या किया, एक टाइनी यानी बहुत छोटा सा, नहीं कहते कि वो नोच के लेना, वैसा उसने जो उसने डो बनाया था उससे लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको वो एकदम पूरा बेलने लगी, बेल के उसने उसे पतला कर दिया. And baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उसने उसे एक वेफर की तरह बेक किया. तो आप लोगों ने वेफर खाया को, पतला, कितना पतला होता है वो. केक से तो उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन रिश्ता नाता इस मतलब में नहीं है कि साइज में मतलब नहीं है. तो अब जो उसने पतला सा जो वेफर बनाया था, अब वो उससे भी अपने आप को अलग नहीं कर सकी, वो उस वेफर को भी नहीं दे सकी. अब सोचिए कि कितनी निर्दयी महिला थी कि कोई आदमी सुबह से भूखा है, उससे एक केक मांग रहा है, उसके पास स्टोर है,
और उसने पहला केक बनाया तो बड़ा था, दूसरा केक बनाया तो वो भी उसे बड़ा लगा, तीसरी बार उसने एक वेफर जैसा बनाया वो भी उसे बड़ा लग रहा है। तो कितनी वो महिला लालची थी कह सकते हैं, या फिर कितनी वो निर्दयी थी। स्टैंजा 10, First he said my cakes that seems too small when I eat them myself। अब वो कहती है कि देखिए मेरे जो केक है ना, जब मैं उन्हें खाती तो वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, यानी जब वो अपने खाती है उसको बड़ा से बड़ा केक भी उसको छोटा ही दिखता है अपने खाने के लिए। एंड ये too large to give away, लेकिन जब किसी को देना होता है तो उसको बहुत बड़ा दिखने लगता है, यानी खुद खाती है तो बहुत छोटा दिखता है और किसी को देती है तो बहुत बड़ा दिखता है। So she put them on the shelf। उसके बाद उसने क्या कि जो वेफर जैसा जो केक बनाया था उसने उसे भी उसने सेल्फ में रख दिया। नेक्स्ट स्टैंजा, The good Saint Peter grew angry for he was hungry and faint। अब देखिए जो सेंट पीटर थे वो तो बहुत अच्छे थे, बहुत दयालु थे, लेकिन अब उस सेंट पीटर को भी क्या हो गया, गुस्सा आ गया। क्यों भाई? क्योंकि वो सुबह से भूखे थे और उन्हें बहुत वीकनेस, बहुत रिजनेस फील हो रही थी और उन्हें लगता था कि वो अपना कॉन्शियसनेस खो देंगे, यानी अब वो बेहोश हो जाएंगे। तो किसी को भी ऐसा भूख लगता है तो हमें ऐसे ही गुस्सा आता है। कभी आप अगर आपकी मम्मी आपको खाना न दे तो देखिएगा उस दिन बहुत गुस्सा आता है, मन करता है दोस्त से लड़ूँ कि अपने बहन से लड़ूँ कि अपने भाई से लड़ूँ, किस पर अपना गुस्सा उतारूँ। यानी भूखे पेट जो है सो दिमाग बहुत जल्दी गर्म होता है। तो भाई ये तो संत थे, बहुत देर इन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन अब इन्हें भी गुस्सा आ गया। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मतलब होता है उकसाना। अब सोचता कभी कभी कोई हमें गाली देता है या कुछ करता है, तुम्हें गुस्सा आ जाता है, हमें कोई उकसाता है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं हम नहीं कर सकते, हम करके दिखा देंगे। तो यहाँ प्रोवोक का मतलब होता है कि उकसाना, यानी उसके व्यवहार ने संत को उकसाया। किस चीज़ के लिए? गुस्सा करने के लिए, क्योंकि वो तो संत थे, वो तो बहुत शांतचित्त व्यक्ति थे। तो संतों को तो आप जानते हैं जल्दी क्रोध नहीं आता, लेकिन उस औरत के व्यवहार ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें अब गुस्सा आ गया, यानी उस औरत ने अपने व्यवहार से उन्हें गुस्सा दिला दिया। कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा, एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। अब कहते हैं कि तुम जो हो सो बहुत सेल्फिश हो, एक जो है ह्यूमन फॉर्म में तुम्हें मिला है, फिर भी तुम इतनी सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, तुम्हें फूड दिया है खाने के लिए, शेल्टर दिया है यानी उसके पास खाना है, उसके पास रहना है, और यहाँ तक कि उसके पास आग भी अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो देखिए ये जो पोलर रीजन्स होते हैं जहाँ की बहुत ठंड होती है, वहाँ आग एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है किसी के लिए। उसके पास आग है, वो अपने आप को गर्म रख सकता है, वो उसके लिए कंफर्टेबल रहने का साधन है। कह सकते हैं कि वो उसके लिए एक लग्जरी है, आग होना उसके लिए लग्जरी है। तो ईश्वर ने उसे सारी सुविधाएं दी है, भोजन दिया है, घर दिया है, आग दिया है, यानी उसके पास सारी सुविधाएं हैं जीवन जीने के लिए, लेकिन फिर भी वो दूसरों को कुछ देना नहीं चाहते, वो इतनी सेल्फिश है। Now you shall build as the bird do and shall give to scanty food। अब कहते हैं कि अब तुम्हारे पास तो सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम किसी को देना नहीं चाहती, तो अब तुम कैसे रहोगी? अब तुम्हें बहुत कम खाना मिलेगा। चिड़िया को देखती हैं आप लोग, क्या करते, चोंच वो थोड़ा थोड़ा उठा के ले जाती है, उसके पास रखने का कोई स्टोर तो नहीं होता हमारी तरह कि भाई किचन में स्टोर कर दिया, तो चोंच में वो थोड़ा थोड़ा दाना वो चुन के ले जाती है। तो उसी तरह कहते हैं कि अब तुम कैसे रहोगी, तुम एक बर्ड की तरह रहोगी और तुम्हें बहुत थोड़ा खाना मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब कहते हैं तुम सारे दिन क्या करोगी? बोरिंग एंड बोरिंग करोगी, यानी ठक 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 करके जो करते नहीं, कहते हैं उसे खोदना कह रहे हैं, वो तुम अब ड्राई वुड, हार्ड वुड में करोगी। जो कठोर सूखी लकड़ी है उस पर तुम चोंच से सारा दिन ठक 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 करके अपना घर बनाने का प्रयास करोगी और तुम्हें चिड़िया की तरह बहुत थोड़ा मिलेगा। नेक्स्ट स्टैंजा, देन सी वेंट थ्रू द चिमनी। लीजिए अब सैंड का इतना कहना था कि क्या होता है, वो चिमनी से निकल गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, अब वो कुछ बोल नहीं सकती थी। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपीकर फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड। और ऊपर में क्या देखते हैं, जो चिमनी से वो बाहर निकली, एक वुडपीकर उड़ रहा था। कैसे?
क्योंकि वो लेडी तो बर्ड में चेंज हो चुकी थी, सेंट के कर्स ने उसे बर्ड में चेंज कर दिया। सेंट के श्राप से वो औरत चिड़िया में बदल चुकी थी। वो भी कौन सी चिड़िया? वुडपीकर। आप लोगों ने वुडपीकर देखा है? She had a scarlet cap on her head and that was left the same. अब उसके सिर पर जो एक स्कारलेट कैप था, एक वही उसके सिर पे बच गया। But all the rest her clothes were burned, black as coal in the flame. और उसके जितने कपड़े थे वो सब के सब जल के काले हो गए और उसने जो रेड एक उसके पास था स्कारलेट, वही उसके सिर पे रह गया। बाकी सारे कपड़े उसके कोयले की तरह जल गए। And every country school boy had seen her in the wood. अब देखिए, वुड का मतलब यहाँ लकड़ी नहीं, वुड का मतलब यहाँ जंगल है। तो जितने भी हर देश के जो स्कूल बॉय यानी जो बच्चे उन्होंने देखा है उसको, अब क्या करते देखा है? Where she lives in the tree all this very day, जहाँ पे वो पेड़ में पूरे दिन रहती है, boring and boring for food। और वो दिन रात वो क्या करती है? लकड़ी पे ठुक 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 करते रहती है, अपना खाना तलाशते रहती है, अपना घर बनाते रहती है। यानी अब उसके पास न रहने को घर है, न खाने को खाना है, उसके पास अब कुछ भी नहीं है। ये सब क्यों हुआ? उसकी लालच की वजह से हुआ, उसके सेल्फिशनेस की वजह से हुआ। तो देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी वुडपीकर देखा था। हमारे यहाँ वुडपीकर कैसा होता है? उसका येलो विंग्स होता है। तो यहाँ जो वुडपीकर है उसको देखिए कि रेड स्कारलेट है, उसके सिर पे एक लाल पगड़ी नुमा, एक टोपी नुमा जैसी कोई चीज़ है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे यहाँ भी वुडपीकर के सिर पे होती है भाई। तो ये उस सेंट के कर्स का नतीजा था। तो यानी इसमें ये जो लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है, तो इसमें हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ये एक मज़ेदार कहानी है, आप लोगों ने भी सुनी और आप लोगों को भी इससे सीख मिली होगी कि अतिशय लालच बहुत बुरा होता है। तो हमें लालच उतना नहीं करना चाहिए। और अगर ईश्वर ने हमें सुख सुविधा दी है, हमें साधन दिया है, तो जितना हो सके हम दूसरों की मदद करें, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें नहीं दिया, पर ईश्वर ने हमें तो सुविधा संपन्न बनाया है। आइए अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ वो है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन क्या है? इट इज द रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोज वर्ड्स। ये रिपीटेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, जो कि लगातार होता है या कुछ गैप पर होता है। अब स्टैंजा 1 में क्या है? दैट, दे, देम, थ्रू। इसमें हम देखते हैं कि टीएच साउंड है जो हमारा रिपीट हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो इसमें दैट और दे दोनों में टीएच साउंड है हमारा, जो कि रिपीट हो रहा है। अब सेकंड स्टैंजा में हम फिर देखते हैं जो हमारा है दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। सब देखिए, दे, द, फिर हमारा इसमें रिपीट हो रहा है, तो इसमें हमारा टीएच साउंड रिपीट हो रहा है। और क्या है हमारा? फनी इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। फनी फरी एफ साउंड रिपीट हुआ, तो यहाँ भी हमारा एलिट्रेशन है। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड स्टैंजा है उसमें भी हमारा एलिट्रेशन है। इसमें भी हमारा जो है सो साउंड रिपीट हो रहा है। येट यू, आप देख रहे होंगे कि येट यू मे लर्न अ लेसन। तो क्या है यहाँ पे हमारा वाई साउंड रिपीट हुआ है। इफ आई टेल द टेल टू यू, अब देखिए टेल, द, टेल, तीनों में हमारा टी का साउंड रिपीट हुआ है। ये है हमारा एलिट्रेशन। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारा कौन क्या है। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ स्टैंजा में। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी हमारा एलिट्रेशन है। Where a little woman was making cakes। अब देखिए where women, इस दोनों में क्या है? जो W साउंड है हमारा रिपीट हो रहा है। And baking them on the hearth। अब देखिए them, the, हमारा फिर रिपीट हो गया, तो इसमें भी हमारा एलिट्रेशन है। अब हम आते हैं सिक्स्थ स्टैंजा में है एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग। अब देखिए फेंट, फास्टिंग दोनों में एफ साउंड हमारा रिपीट हो रहा है।
अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टैंजा 7 में तो नहीं है, फिर 8 में हमारा है एलिट्रेशन है। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, स्टिल स्मॉलर, एस का रिपीटेशन है इसमें भी हमारा। फिर देखते स्टैंजा 9 में हमारा है देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। अब देखिए टुक और टाइनी दोनों में हमारा क्या है, टी का साउंड रिपीट हो रहा है। अब देखिए स्टैंजा 10 में देखते हैं फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल। अब देखिए सीम और स्मॉल दोनों में एस साउंड का रिपीटेशन है, तो ये दोनों में ही हमारा फिर एलिट्रेशन का यूज हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 13th स्टैंजा जो है, इसमें जब उन्होंने उस लेडी को क्या किया है, कर्श किया है, तो क्या होता है उसमें है नो यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब देखिए बिल्ड और बर्ड्स दोनों में हमारा बी साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां भी हमारा एलिट्रेशन है। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, फिर हमारा बी का जो है सो रिपीटेशन हो रहा है बी साउंड का, इसलिए इसमें हमारा एलिट्रेशन है। अब आइए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। अब इसमें है रिपीटेशन, एनी वर्ड और सेंटेंसेस रिपीटेड टू ले एम्फेसिस ऑन इट। जब हम किसी वर्ड या सेंटेंस को रिपीट करते हैं, किस लिए, उस पर जोर डालने के लिए, उस पर एम्फेसिस करने के लिए, उसको हम कहेंगे रिपीटेशन। अब आप देखिए फर्स्ट स्टैंजा में है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अब इसमें क्या है, अवे अवे को रिपीट किया गया, क्यों भाई, अवे पे जोर डालने के लिए, एक तरह से वहां हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, तो यहां हमारा रिपीटेशन है। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा स्टैंजा 9। अब देखिए एंड रोल्ड इट फ्लैट। वो लेडी जो है सो उसको बेल बेल के पतला कर रही थी, जिसमें क्या है रोल्ड एंड रोल्ड रिपीट किया गया जोर डालने के लिए। वो क्या करती, वो बार बार वो बेल रही थी उसको, क्यों भाई, वो वेफर की तरह पतला हो जाए, वो उसको बेक कर सके। तो इसलिए इसमें हमारा जो है रोल्ड एंड रोल्ड उसका रिपीटेशन हुआ है। अब आया तुम 13th स्टैंजा में, तो पोएट कहते हैं बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। अब देखिए बोरिंग वर्ड 3 बार रिपीट हुआ है, तो पोएट इस पर जोर डालना चाह रहे, इसलिए इसमें इसका भी रिपीटेशन है। फिर आप देखिए 16th स्टैंजा जो आपका लास्ट है, उसमें भी आपको है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। अब इसमें भी हमारा रिपीटेशन का यूज हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा और किस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, और एक है हमारा इंजैबमेंट। अब देखिए इंजैबमेंट में क्या होता है कि जो हमारी लाइंस होती हैं वो रनिंग लाइंस होती हैं, वो हमारे रनिंग लाइंस होती हैं, रनिंग लाइंस ऑफ द पोएट्री फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। अब इसमें हमारा बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, उसको कोई बाइफर्केट नहीं होता है, पंक्चुएशन मार्क हमारा नहीं होता। तो हम देखते हैं स्टैंजा 1 में जो है हमारा, देखिए थर्ड और फोर्थ लाइन जो है, थर्ड लाइन के बाद देखिए आपको कोई कॉमा या फुल स्टॉप आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें हमारा इंजैबमेंट का यूज हुआ है। अब सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं, देखिए लाइन 1 के बाद कोई भी हमारा पंक्चुएशन मार्क नहीं है। फिर देखिए 3 के बाद भी हमारा 4 कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो हमारा इसमें भी इंजैबमेंट का यूज हुआ है। अब आप थर्ड स्टैंजा में देखिए कि जो थर्ड लाइन है उसके बाद किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं है, तो यहाँ भी हमारा क्या है, इंजैबमेंट का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ में। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड लाइन के बीच आपको फर्स्ट लाइन में कोई मार्क नहीं है, सेकेंड लाइन कंटिन्यू हो गया है, तो ये भी हमारा इंजैबमेंट है। फिर देखिए थर्ड और फोर्थ के बीच जो है हमारे इस इंजैबमेंट का ही यूज हमारा हुआ है। अब हम आते हैं स्टैंजा 10 और 11 की ओर। अब इसमें हमारे स्टैंजा 10 में है
इसमें हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइन में इंजैबमेंट का यूज हुआ है, और स्टैंजा 11 में भी हमारा फर्स्ट और सेकेंड लाइन में जो है सो इंजैबमेंट का यूज हुआ है। अब आते हैं सिमिली। अब देखिए सिमिली में क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज के बीच एज या लाइक लगाकर। अब हम कहते हैं सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, तो भाई वो क्या है, वो सुंदर है, किसकी तरह, चांद की तरह सुंदर है। तो उसमें हम कंपैरिजन में एज या लाइक लगाते हैं। अब आप देखिए सेकंड स्टैंजा में क्या है, द चिल्ड्रन लुक लाइक द बियर्स कब। अब बच्चे कैसे देखते हैं, भालू के बच्चे की तरह। तो बच्चों को कंपेयर किससे किया गया है, भालू के बच्चों से। तो यहाँ पे हमने सिमिली का यूज किया, कंपेयर किया है, किस वर्ड के साथ, लाइक लगा करके हमने कंपेयर किया है। स्टैंजा 9 में है बेक इट थीन एज अ वेफर। अब जो केक है वो तो केक है, वेफर तो अलग चीज है, लेकिन पोएट ने यहाँ केक को वेफर से कंपेयर किया है कि केक उसने कैसे बनाया, वेफर की तरह। तो एज से कंपेयर को किया, इसलिए यहाँ हमारा सिमिली का यूज है। स्टैंजा 15 देखिए, क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल। अब देखिए जो कलर है क्लोथ्स का वो जलने पर कैसा हो गया, कोयले की तरह काला हो गया। तो यहाँ कोल और क्लोथ्स के बीच में कंपैरिजन है जो कि एज लगा करके किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पोएटिक डिवाइसेस। तो मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस समझा दिए, राइमिंग स्केप समझा दिया। तो अब इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, लेकिन समझने के लिए आप दोनों वीडियो देखें। तो जो आपका सेकंड वीडियो है इसमें मैं आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक डाल दूंगी ताकि आप उसको देख सकें और समझ सकें।